सो समाज से अभी थोड़ा सा सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। सेंसिटिव विषय रहा है और जैसे इससे पहले के सेशन में पूर्णेंदु जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ का ऑलमोस्ट इक्विवेलेंस ब्लडशेड, टेरर, अंडर डेवलपमेंट इस नैरेटिव से था। लेकिन वो केवल छत्तीसगढ़ का नहीं था, उसमें एक बहुत बड़ा कॉरिडोर था। दंडकारण्य तो उसका एक स्ट्रेटेजिक स्पेस था। उस स्ट्रेटेजिक स्पेस को एक इंटेलेक्चुअली हैंडल करने वाले लोग थे, एकेडमिकली उसको शेप देने वाले लोग थे और स्ट्रेटेजिकली हैंडल करने वाले लोग थे। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको बहुत समय तक लॉ एंड ऑर्डर का इशू समझा, जो एक्चुअली एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल बैटल थी। और इसी सत्र में उसी को समझने का और उसके आगे की यात्रा क्या, उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मैं विनय जी से शुरुआत करूंगा। विनय जी का चाहे झारखंड में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, पीएफआई और माओइज्म का नेक्सस हो, इसको लेकर एक लंबा अध्ययन रहा है। तो विनय जी, अभी जब हम इस रेड टेरर से छत्तीसगढ़ मुक्त होने का, और गृह मंत्री जी आज बोलेंगे 31 मार्च की तो उन्होंने डेडलाइन दे दी है, लेकिन एक वैचारिक ये लड़ाई रही और आप जैसे जिसको 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, उसके लिए हमको अभी और कमर कसनी पड़ेगी। तो फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या देखते हैं आप इस बैटल का स्वरूप और क्या कारण रहा कि आज कम से कम जंगल की लड़ाई में ये एक निर्णायक स्थिति में पहुंची है। बाकी फ्रंट कौन से वो संदीप जी को पूछेंगे बाद में, लेकिन आपका इसके बारे में आपका अध्ययन क्या कहता है? मुझे लगता है कि वामपंथ को कैटेगराइज करने की गलती हमको नहीं करनी चाहिए कभी भी। वामपंथ है। वामपंथी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये कहती है कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस में विश्वास करते हैं, कई राज्यों में सरकार है। वामपंथी अति वामपंथी संगठन नक्सलवाद है जो कहता है कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन आप देखिए कितना समान है, कितना सिमिलर है कि आप सरकार में होते हैं केरल में तो किसी का हाथ काट देते हैं, किसी के पैर काट देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं। आप बंगाल में सरकार में होते हैं तो मारी झापी मैसेकर करते हैं, 10,000 हिंदू काटे जाते हैं और दुनिया में एक बाघ एक ही जगह मैन ईटर है जो आदमखोर है, वो सुंदरबन के जंगलों में है। क्योंकि वामपंथियों ने इतने नरसंहार की, इतने आदमी मारे कि बाघों को ह्यूमन फ्लेश, मानव के मांस की लत लग गई। आप साईं बाड़ी हत्याकांड करते हैं, साईं ब्रदर, बर्दमान में 2 भाइयों की हत्या होती है और उसकी मां मृगनयनी, बच्चों के खून में भात साना जाता है, चावल, और मां को खिलाया जाता है। मां पागल हो गई, पागल होकर मर गई। और जिन लोगों ने उन बच्चों की हत्या की और मां को खून में सना हुआ चावल खिलाया, वो सेंट्रल कमेटी के पोलित ब्यूरो के मेंबर बनते हैं। कोई अंतर नहीं है जी। वामपंथ है। वो पॉलिटिकल पार्टी में रहेगा तो भी विरोधियों को इस तरह से मारेगा ब्रूटली। जंगल में रहेगा तब तो अधिकार है उसका मारने का, वो तो मानता ही नहीं देश के संविधान को। एक बात मैं कहता हूं कि दुनिया भर में वामपंथ को लेकर के बहुत सारे रिसर्च हुए। पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए, अभी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं। अमेरिका में एक साइंस ब्लॉग है, उसका नाम है स्लेट स्टार कोडेक्स। तो उसके लिए एक सर्वे हुआ, सैंपल साइज बहुत बड़ा था, 8-9 हजार का सैंपल साइज था, और उसमें देखा गया कि जो लोग वामपंथी विचारधारा के हैं उसमें से कितने लोग पागल हैं। यह कोई आरएसएस का रिसर्च नहीं है, अमेरिका का रिसर्च है। जो लोग वामपंथ को मानते हैं उसमें कितने लोग पागल हैं, तो संख्या 40% की थी। दूसरा एक रिसर्च हुआ, WNB.com, जर्मनी में बड़ा एक वेबसाइट है, उसके लिए मंकी फीड नाम की एक संस्था है, दुनिया की बहुत बड़ी सर्वे एजेंसी है, टॉप 2-3 एजेंसीज में से है। उसने भी 10,000 का सैंपल साइज लिया
कि जितने पागल हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, उसमें से कितने लोग वामपंथी हैं, तो संख्या 80% की थी। मतलब साफ है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बीमारी है, और ये पॉलिटिकल लेवल पे भी प्रूव हुआ है और साइंटिफिक बायोलॉजिकल लेवल पे भी इसके प्रमाण है, इसकी रिसर्च है। तो मुक्त होना है तो ये जंगल और शहर नहीं है। जंगल से तो मुक्त हो रहे हैं, शहर से अभी मुक्त होना बाकी है। इस बीमारी से इस देश को मुक्त होना है पूरी तरीके से। इस बीमारी से जब तक हम 100% मुक्त नहीं होंगे, तब तक जो 2047 की हमारी कल्पना है ना, वहां तक नहीं पहुंचेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। तो वामपंथ एक पागलपन की विचारधारा है। अच्छा पागलपन है, पागलपन अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हम भी पागल हैं, देश के लिए भी पागल होते हैं लोग। लेकिन ये वैचारिक पागलपन संदीप जी जब हम देखते हैं तो इसका एक विशिष्ट कैरेक्टर रहा, खास करके इस क्षेत्र में जिसको आपने ऑपरेट किया, जिसको एमएमसी क्षेत्र कहा जाता था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का। उसका एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रहा, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के इश्यूज रहे। क्या कारण रहा कि आज कुछ हद तक हम या तीनों राज्यों की पुलिस यंत्रणा अब इसको हैंडल करने की स्थिति में आ गई है? लॉ एंड ऑर्डर से हम थोड़ा सा आगे अभी सोचने लगे हैं, और आपके अनुभव के आधार पर आने वाले समय में क्या ये, जिसको हम कह सकते हैं कि अमीबा है या डायनासोर है, अपना रूप क्या बदलेगा? आपने जैसे ग्राउंड पर ऑपरेशंस किए, आपने अर्बन नक्सल्स के भी बहुत सारे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया है, तो आपका अनुभव इसके बारे में क्या कहता है? आपने अभी एमएमसी जोन का, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन है, उसका जिक्र किया। तो एमएमसी जोन किस लिए बनाया गया था कि माओवादियों को पता था 2012-13 के बाद आगे जो सरकार आएगी और आगे बस्तर में बहुत बड़ा अभियान चलाया जाएगा, जो आपने देखा है 2014 के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने कोऑर्डिनेटेड अभियान चलाया, और आज 12 साल में एक मतलब तपश्चर्या हो गई, एक टप में पूरा माओवाद ख़त्म करने के हम कगार पे हैं। तो उस समय उन्होंने एक एडिशनल वार फ्रंट, एनिमी को अलग अलग वार फ्रंट पे लड़ने के लिए मजबूर करना, तो इसलिए एमएमसी जोन बनाया गया था। तो एमएमसी जोन का एक नेता था जिसका नाम था मिलिंद तेलतुंबडे। अगर मिलिंद तेलतुंबडे की आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपने जो सवाल पूछा है अर्बन और जंगल, मिलिंद तेलतुंबडे कौन था? मिलिंद तेलतुंबडे चंद्रपुर जिले में वेस्टर्न कोल फील्ड्स का कॉलरीज में एक यूनियन लीडर था, जो 90 के दशक में वहाँ कामगारों के प्रश्न लेके यह करता था। तो मुंबई से जो बड़े नामांकित अर्बन लीडर्स है वो सब आए, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता उनके, तो वो चंद्रपुर और बल्लार शाह में आए। उन्होंने लोगों का इंडोक्ट्रिनेशन किया, और मिलिंद जो यूनियन लीडर था उसको बोला कि यह आपको यह संविधान के दायरे में या डेमोक्रेसी में आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, आपको हथियार उठाना पड़ेगा। और वो 1998 में अंडरग्राउंड चला गया। वो पहले गढ़चिली के जंगलों में वो एक धीरे धीरे ही रोज इनटू द रैंक्स, एंड उसको पहले वो महाराष्ट्र स्टेट कमेटी का ये था, बाद में एमएमसी जोन का इंचार्ज बनाया और सेंट्रल कमेटी मेंबर भी बनाया गया। तो एक यूनियन लीडर जो अच्छे शहर में काम कर रहा था उसको जंगल में भेजा गया। वो अर्बन का काम है, जो आप बोल रहे हैं इंडोक्ट्रिनेशन का काम। तो मेन अर्बन का काम रिक्रूटमेंट का बहुत बड़ा काम है। जो अच्छे अच्छे लोग हैं, अपने साईं बाबा केस देखिए, जो साईं बाबा दिल्ली विश्वविद्यालय के इंग्लिश के प्रोफेसर, जो हमारे हमने ही गढ़चिली पुलिस ने उनको कन्विक्शन करवाया था। तो यह है कि जंगल की लड़ाई ख़त्म होने में इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे आपने बोला एमएमसी जोन बना, वैसे ही
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई गई 2017-18 में। अगर उस टास्क फोर्स का एक उदाहरण में बोला, एक मुरकुडो बोल के आप ये तीनों जिले का जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पे मुरकुडो बोल के एक पोस्ट है, वो बनाया गया। उसी में तीनों स्टेट्स की फोर्स एक साथ रहती थी। ये पहला इंडिया का एग्जाम्पल था कि जहाँ पे तीनों राज्यों की फोर्स एक ही पुलिस स्टेशन में रहती थी और वो एक साथ ऑपरेट करती थी। फिर वो हॉक फोर्स हो, C60 हो या DRG हो या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हो। तो उस जॉइंट टास्क फोर्स का जो मुरकुडो से में शुरुआत हुई 2018 में और उसका जो सक्सेस मिला, उसी सक्सेस का बाद में हमें बस्तर एरिया में, साउथ गढ़चिली में ऐसे अलग अलग जॉइंट टास्क फोर्स बनाए गए, जिससे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया हुआ। और जो वो बॉर्डर्स का फ़ायदा लेते थे, जिस मिलिंद का मैंने बात किया, वो मारा भी वैसे ही गया। वो क्या बॉर्डर से भागता था, वो बालाघाट से आके नीचे अपना राजनांदगांव, काकेर से नीचे माड़ में जाता था और वो ऊपर बॉर्डर से भागता था। तो हमने उसको बॉर्डर पे ही, मर्दीन टोला जगह है वहाँ पे अच्छा इनकाउंटर हुआ। और तो वो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन जो हुआ और केंद्र सरकार का जो भी नक्सल विरोधी नीति है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉप प्रायोरिटी थी वो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन था। क्योंकि अभी यह माओवादी इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन में जो कमियां थी उसी का फ़ायदा लेके अभी तक वो बॉर्डर्स पे था। उनका बॉर्डर्स का तो स्ट्रांग हो, तो मुझे लगता है कि जो जॉइंट टास्क फोर्सेस बनाई गई उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ऑपरेशंस में हुआ, इंटेलिजेंस शेयरिंग में हुआ। क्योंकि इंटेलिजेंस शेयरिंग इज़ वेरी बिग। अलग अलग पुलिस खुद को एक दूसरे को इंटेलिजेंस शेयरिंग में बड़ा ये रहता था। तो जॉइंट टास्क फोर्स मतलब सब लोग उसी में रहेंगे, तो क्रेडिट सभी को मिलता था। तो ये सब बहुत मतलब और रेगुलरली सुपरवाइज हुआ। आज भी जो एक मीटिंग है उसी का एक यह है। तो मुझे लगता है इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशंस एंड इंट शेयरिंग हैज चेंज द होल गेम। थैंक यू। ये एक जिसको हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है कि 2017-18 से पहले क्या नहीं हो रहा था और आज क्या हो रहा है, जिसके कारण हमको ग्राउंड पर बदलाव दिख रहा है। लेकिन राजीव जी, आप IIM रायपुर में हैं। IIM रायपुर में बहुत सारे इकोनॉमिक, फाइनेंस के डायमेंशंस पर पहले भी काम किया हुआ है। छत्तीसगढ़ की 2047 की जो विजन है उसको लेकर काम किया है। आज जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होने की कगार पर है और जब सप्लाई चेन को लेकर हो, मिनरल्स को लेकर हो, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग को लेकर हो, वहाँ से लेकर AI तक बहुत सारे चीज़ों में छत्तीसगढ़ अपनी एक नई अपॉर्चुनिटी देख रहा है। ऐसे में आप एज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एज अ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के हेड, इस नाते पोस्ट माओइज्म के छत्तीसगढ़ के अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखते हैं? थैंक यू प्रफुल्ल जी। इंडिया विजन 2047, जिसको हम विकसित भारत बोलते हैं, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। अब ये प्रश्न है ही नहीं कि क्या 30 बिलियन हम अचीव करवाएंगे कि नहीं। मेरा मानना है कि ये बहुत कंजर्वेटिव फिगर है, ये तो हमारी अचीव हो ही जाएगी। द बिगर क्वेश्चन टुडे इज हु विल हंट दैट ग्रोथ। उसमें सहभागिता किस राज्य की और किस सेक्टर की होगी और किस तरह से होगी, उसका प्रारूप क्या होगा, इस पर हम लोग को डिस्कशन करनी है। अब छत्तीसगढ़ को अगर हम बीच में लेते हैं, माओवाद है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, इसको हम क्लीन भी कर रहे हैं, दिस इज अ फैक्ट। बट उसके बावजूद भी कुछ पॉजिटिव स्टांसेस छत्तीसगढ़ के पास हैं। 6.3 लाख करोड़ का हम लोग GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज द GSDP छत्तीसगढ़ का। पूरे इंडिया का GDP का अगर हम भाग देखें, प्रोपोर्शन देखें, 1.7% छत्तीसगढ़ का अकेला है। लगभग एक दशक से हम लोग 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट दे रहे हैं। दिस इज अगेन गुड। आयरन ओर का कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स GSDP इंडिया में हाईएस्ट यदि किसी स्टेट का है तो छत्तीसगढ़ का है। 23% से 25% डिपेंडिंग अपॉन विच स्कूल ऑफ थॉट यू वांट, इतना हमारा मिनरल्स हमारे पास है।
हम लोग पावर सरप्लस हैं, इंद्रावती और महानदी हमारे पास है, 44% ऑफ द टोटल लैंड फॉरेस्ट है. सो वी आर एब्सोल्युटली एंडोर्ड स्टेट. हमें भगवान ने, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है. दिस इज अ फैक्ट. लेकिन थोड़े कुछ जो फैक्ट्स हैं वो एग्जैक्ट पॉजिटिव नहीं है. अगर आप सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन को अगर देखेंगे तो हम लोग क्या पाते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है जीएसडीपी का, इट इज अराउंड 45%, सर्विस का 35% और एग्रीकल्चर का केवल 20% है. तो अगर इसको हम इन्फर करें तो हम ये पक्का मानना चाहिए हम लोग को कि छत्तीसगढ़ इज एन इंडस्ट्रियल स्टेट, वो एग्रीगेरियन या कृषि प्रधान स्टेट नहीं है. दुख की बात यह है कि 20% जो जीडीपी को कंट्रीब्यूशन अकेला होता है, इट इज बिकॉज ऑफ 60% ऑफ द पॉपुलेशन. और ये बहुत ही स्क्यूड है, डेंजरस है. यानी 60% छत्तीसगढ़ की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, इट इज ओनली एबल टू कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द जीडीपी. एंड दिस इज नॉट गुड. किसी भी राज्य को अगर आगे बढ़ना है तो ये सही नहीं है. और यहां हमारा डेंजर है. अगर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की फिगर लेते हैं, बहुत खुश होते हैं, हमारा 2 से 3% के बीच में है. लेकिन इसी चीज को दूसरे एंगल से देखें, अगर 60% ऑफ द पॉपुलेशन ओनली कंट्रीब्यूटिंग टू 20% ऑफ द जीडीपी, दैट मीन्स हमारे यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. दैट मीन्स पीपल आर वर्किंग, मे बी इट इज इनफॉर्मेलिटी, और फॉर दैट मैटर दे आर नॉट परफॉर्मिंग टू द प्रोडक्टिव लेवल. सो यहाँ प्रोडक्टिविटी का बहुत बड़ा इश्यू है. दूसरा केस अगर हम देखते हैं कि आज हमारे पास जो चॉइस फैक्टर है, हमारे यहां से माओवाद हट जाएगा, यह फैक्ट है. बट आगे का विजन जो नेक्स्ट 18, 19 या 21 साल हमारे पास आगे हैं, हम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? अगर एक्स्ट्रापोलेशन पॉजिटिविज्म में देखते हैं तो हमारा 1.7% ऑफ इंडिया जीडीपी से हम 2.1 तक चले जाएंगे. परंतु हमारा राज्य आज की तारीख में एक रिसोर्स एक्सट्रैक्शन राज्य बन के रह गया है. हम लोग एक यूटिलिटी रूम, देश का एक पूरा कारखाना है, उसका हम यूटिलिटी रूम है. हम लोगों को आयरन दे रहे हैं, हम लोग उनको कोल दे रहे हैं, हम डोलोमाइट लाइम देते हैं, हम उनको बॉक्साइट देते हैं, हम उनको पावर सप्लाई करते हैं, और हम सारे राज्यों और सारी इकोनॉमीज को प्रोस्पर करने के लिए हेल्प करते हैं. तो प्रश्न ये आता है, हम अपने राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? आर वी एडिंग जॉब्स? आर वी एडिंग स्किल्स? आर वी एडिंग प्रोस्पेरिटी? दिस इज अ बिग क्वेश्चन. तो यहां हम लोग को थोड़ा सा सोचना होगा. So this is a different angle to look at कि एक तरफ इकोनॉमिक, वैसे तो भारत के संदर्भ में ही शायद भारत भी हमको कृषि प्रधान देश करके बताया गया, लेकिन भारत ऑलवेज वाज अ इंडस्ट्रियल सोसाइटी. स्किलिंग के पैटर्न डिफरेंस होंगे, गांव होंगे. लेकिन विनय जी, एक विषय जो अभी स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स के बीच में आता है, और आप लोगों ने भी उस पर बहुत काम किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन ने भी काम किया है. एक पीएफआई और माओइस्ट या अर्बन प्रोजेक्ट का इनका टैक्टिकल अलायंस, और दूसरा जो सरेंडर पॉलिसीज अभी अलग अलग स्टेट्स की है. आफ्टर सरेंडर व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग? क्योंकि प्रैक्टिकली तो सरकार सब चीजों पर सर्वेलेंस और ये रखेगी नहीं, रख भी नहीं, और रखनी भी नहीं चाहिए, अपना ही समाज है. लेकिन क्या सही में वो विचारधारा पूरी तरह से पीछे छूट जाएगी या केवल हथियार छूट जाएंगे? इसको आप कैसे देखते हैं? दुनिया में जहां जहां इंसर्जेंसी रही, ऐसे कई देश हैं. हाल फिलहाल का देश रवांडा है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा हुती और तुत्सी के बीच झगड़ा हुआ. एक तो पूरी जाति आधी खत्म हो गई तुत्सी की. तो वहां देखेंगे तो जब सरेंडर्स होते हैं तो सरकार सरेंडर करती है कि यार अब नहीं लड़ पा रहे हैं, और हम भी सरेंडर कर रहे हैं, आप भी सरेंडर कर जाइए. यहां वैसी स्थिति नहीं है. सरकार सरेंडर्ड नहीं है, और आज की सरकार तो बिल्कुल सरेंडर्ड नहीं है. हम आपसे 1000 गुना ताकतवर हैं, आपको ताकत से ऐसे समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हमने ताकत का रुख नहीं लिया. तो इसमें सरकार का जो रुख देखेंगे, डीलिंग विथ इंसर्जेंसी लाइक नक्सलिज्म या और भी देश के कई अलग क्षेत्रों में जो नॉर्थ ईस्ट में रहे, तो माँ और पिता दोनों का रोल है. माँ का रोल ये है, आप देखेंगे सरकार का, कि रेड कारपेट वेलकम है.
छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए तो रेड कारपेट है जी। गृह मंत्री जी भी बार बार कहते हैं, अमित शाह जी, की रेड कारपेट वेलकम है। यहां तक कि जो नक्सलाइट्स जेल में हैं उनको भी सरेंडर पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया। यदि आप नहीं करते हैं तो फिर पिता का रोल आता है कि भाई फिर स्ट्रिक्ट है, फिर स्ट्रांगली आपको, आप जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में। तो मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में और इंसर्जेंसी को टैकल करने में अभी का जो मॉडल है नक्सलिज्म को डील करने का, ये दुनिया के लिए उदाहरण है और दुनिया के लिए लर्निंग है। दूसरा, आप देखिए कि मैं एक डेटा देता हूं आपको कि 2015, 16 और 19, 21 का एक कॉम्परेटिव डेटा है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कि जो जिले हैं जैसे बस्तर है, वहां लगभग 13% मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन परसेंटेज में कमी आई है। दंतेवाड़ा में 24% आई है, नारायणपुर में भी 14-15% के आसपास है। तो जहां जहां पुअर पॉपुलेशन की संख्या कम हुई है, जहां जहां गरीबी घटी है, वहां वहां नक्सलवाद घटा है। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जहां जहां नक्सलवाद घटा है वहां वहां गरीबी घटी है। इसका मतलब है कि नक्सलवाद और गरीबी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। दूसरा कि अंतर जो आया है पहले और अभी के अप्रोच में, वो ये है कि पहले एक हाफ हार्टेड अप्रोच था और पूरा एक 360 डिग्री नहीं था। तो इधर अगर रेड कारपेट वेलकम दे रहे हैं तो भी पूरे दिल खोल के दे रहे हैं, और आप नहीं मान रहे हैं, आप बंदूक से ही आइएगा, तो भी हम दिल खोल के आपके साथ दो हाथ कर रहे हैं। तो उसका अंतर आप देखिए कि 2000 और 2003 के बीच में हमारे जो शहीद हुए सिक्योरिटी फोर्स के लोग वो 385 थे, नक्सलाइट्स लगभग डबल मारे गए, 713 मारे गए। 2004 से 14 के बीच में ये संख्या आप देख लीजिए, हमारे जो शहीद हुए सिक्योरिटी फोर्सेस वो 1814 हैं और नक्सलाइट्स मारे गए 2316। उसमें भी एक डेटा इंपॉर्टेंट है कि किसी किसी साल में नक्सलाइट्स कम मारे गए और हमारे शहीद ज्यादा हुए। जैसे 2007 में 195 नक्सलाइट मारे गए और हमारे शहीद हुए सिक्योरिटी फोर्स 234। 2008 में 228 नक्सलाइट मारे गए, हमारे शहीद हुए 215। 219 में हमारी संख्या फिर ज्यादा है, 314 नक्सलाइट्स, सिक्योरिटी फोर्सेस 319। और 2010 में 260 उनके मारे गए और हमारे शहीद हुए 267। लेकिन कहानी बदल जाती है 2014 के बाद। 2014 के बाद आप देखेंगे तो 2015 में हमारे शहीद होते हैं 56, उनके मारे जाते हैं 110, दोगुना कैजुअलिटी है। 2016 में 4 गुना, हमारे शहीद होते हैं 62, उनके मारे जाते हैं 250। 224 में हमारे शहीद होते हैं 21 और उनके शहीद होते हैं 296, 15 गुना। और 2025 में नवंबर तक का आंकड़ा है, हमारे शहीद होते हैं 30 और उनको हम 11 गुना नवंबर तक जोड़ देते हैं, 333। और एक आंकड़ा अभी नहीं दे रहा हूं इसमें कि 2025 में 800 अरेस्ट हैं और 2000 सरेंडर भी हैं, जिनको कि हमने नहीं मारा, उनको अरेस्ट किया या उनको सरेंडर पॉलिसी के नाते लिया। नहीं तो अगर हमारी मां वाली भूमिका नहीं होती, केवल हम स्ट्रिक्टली करते, तो ये जो संख्या आपको 333 गिना रहा हूं, ये 3000 हो जाती, 100 गुना ज्यादा होती। ये अंतर है कि 360 डिग्री अप्रोच है और दुनिया के लिए कैसे इंसर्जेंसी डील करते हैं, उसके लिए ये भारतीय तरीका है। वो आपके शायद मुझे ध्यान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के ही ऐसे ही कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, घोषणा की थी, सरेंडर और पेरिश। तो मुझे लगता है उसका एक परिणाम निश्चित रूप से दिख रहा है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डायलॉग, ऐसा उन्होंने उसमें कहा था। लेकिन संदीप जी, ये सब वास्तविकता पता होते हुए भी मैं खुद पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, वहाँ पे एक अर्बन का रूप मैंने देखा है। मैं जेएनयू में पढ़ा हूँ, वहाँ का रूप देखा है। नक्सलवाद, माओवाद, जो भी नाम आप दे लो, आपके भाषा में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कह लो, पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज में,
लेकिन उसका जनजाति से कभी भी कोई भी संबंध नहीं था, ना उनके हितों से था। मेरा यह मानना है कि नक्सलिज्म वॉज ऑलवेज अर्बन। ना चारू मुजुमदार जनजाति का था, ना जीएन साईबाबा जनजाति का है, ना सुधाकर राव जनजाति का है। वो एक तो तेलंगाना या वारंगल के इंजीनियरिंग कॉलेज से चलता था, या प्रेसिडेंसी कॉलेज से चलता था, जेएनयू से चलता था, या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से, या एचसीयू से, या उस्मानिया से। लेकिन फिर भी एक आइडियोलॉजिकल बैटल जो हमको आने वाले समय में लड़नी है, एक पुलिस ऑफिसर के नाते, क्योंकि समस्या टेररिज्म के बारे में भी जब, या खास करके होमग्रोन जब हथियार उठाते हैं, तो उस समय मैंने भी काम किया था, तो मेनली आर्म फोर्सेस का ये था, वी आर ट्रेन टू किल द एनिमीज, यू आर ट्रेन टू किल द क्रिमिनल्स। लेकिन ये जो बैटल है, जो अर्बन की बैटल है, अर्बन पर्सपेक्टिव की बैटल है, उसमें पुलिस मशीनरी हो, सोसाइटी हो, इनका आपस का तालमेल हो, एकेडमिशिया, इंटेलिजेंशिया, इनका रोल हो, आईबी का रोल हो, मतलब इंटेलिजेंस का, इसको आप कैसे देखते हैं? व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज वी आर गोइंग टू फेस? जंगल की लड़ाई तो जीत जाएंगे, ये लड़ाई कैसे जीतेंगे? आप कैसे देखते हैं इसको? आपने जो अभी कहा, आगे का जो चैलेंज है हमारा वो है जो शहर की लड़ाई है, क्योंकि सबसे पहला जो आज सवाल खड़ा किया जाता है, हम जब अर्बन की बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट को अपोज करता है उसको हम अर्बन नक्सल ब्रांड कर देते हैं। तो ये ऐसा एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। तो पहले हमें यह सोसाइटी को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, इवन पुलिस है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, यह लोगों को पहले हमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि यह अर्बन नक्सल कोई किसी की कंस्ट्रक्ट नहीं है। उनके जो रिकवर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैं 2-3 डॉक्यूमेंट्स के नाम बताऊंगे, कि उनका एक है आवर वर्क इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में हमारे कार्य की दिशा, यह सीपीआई माओइस्ट का खुद का डॉक्यूमेंट रिकवर हुआ है। दूसरा है स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, भारतीय क्रांति की रणनीति यानी कार्यनीति। फिर पार्टी का संविधान है उनका, सीपीआई माओइस्ट पार्टी का। ये 3 डॉक्यूमेंट है, बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो अलग अलग एनकाउंटर्स में मिले हैं। उसमें ही उन्होंने बताया, हमने कोई ये नहीं खोज किया या इन्वेंशन डिस्कवरी नहीं की। तो उसमें क्लियर है, वो शहरी क्षेत्रों में कार्य की दिशा पूरे 70-80 पेज का उनका डॉक्यूमेंट है। उसमें ही हमें पता चलता है कि वो बोलते यूनाइटेड फ्रंट क्या है, संयुक्त मोर्चा क्या है, जिसको हम कॉमन पैरेलल्स में अर्बन नक्सल बोलते हैं, वो सब मेंबर्स यूनाइटेड फ्रंट के। तो यूनाइटेड फ्रंट जो संयुक्त मोर्चा है, उसका क्या काम है? इस सभी किताबों में, सभी डॉक्यूमेंट्स में माओ ने बोला है कि द फाइनल एम ऑफ रिवोल्यूशन इज टू सीज द सिटीज ऑफ एनिमी। जैसे हम हमारे पंतप्रधान महोदय विकसित भारत की बात करते हैं 2047, वैसे वो लाल किले पे लाल सलाम 2047, वो लॉन्ग ड्रॉन प्रोटेक्टेड वार की बात करते हैं। तो उसके लिए ये जो यूनाइटेड फ्रंट है, संयुक्त मोर्चा है, वो काम कर रहा है, जिसमें वो बात कर रहे हैं पहले मोबिलाइजेशन की। यूनाइटेड फ्रंट का जो संयुक्त मोर्चा का काम है मोबिलाइजेशन, तो लोगों को MLM आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म, लेनिज्म एंड माओइज्म, वो सिर्फ माओइज्म की बात नहीं करते, वो पूरा MLM की बात करते हैं। उनका कोई भी किताब आप पढ़ लीजिए, तो अलग अलग जो उनके रिवोल्यूशनरी क्लास है, क्रांतिवादी वर्ग बोलते हैं, जो स्टूडेंट है, दलित है, माइनॉरिटीज़ है, किसान है, कामगार है और महिलाएं है, इन सभी वर्गों में अलग अलग जनसंगठन वो बना रहे हैं, और उन जनसंगठनों के माध्यम से वो मोबिलाइजेशन करते हैं इस डेमोक्रेसी के खिलाफ। धीरे धीरे वो लोगों में जो डेमोक्रेसी के पिलर्स है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, अपना इलेक्शन कमीशन है, उसके खिलाफ धीरे धीरे उनकी क्रेडिबिलिटी कम कर रहे हैं। लोगों को यह बता रहे हैं, आपने अगर किसी ने, एक न्यूटन मूवी आई थी मराठी में, कोर्ट मूवी आई थी, कोर्ट मूवी में दिखाया गया कि इस देश में आपको न्याय नहीं मिल सकता। न्यूटन मूवी में दिखाया था कि इलेक्शन होते हैं वो कैसे गलत तरीके से होते हैं। तो लोगों का धीरे धीरे संविधान के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर का फेथ कम करवाना, यह इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस ऐसे चल रहा है। और
जैसे मैंने बोला उनके दूसरे जो शहरी लोगों के कार्य रिक्रूटमेंट, मतलब आप पूना की बात की, पूना में जो एक संगठन है वहाँ से जो अभी एक सुरेंद्र गडलिंग जो अक्यूज्ड है भीमा कोरेगांव केस के, उनके ऊपर वही चार्ज है कि नागपुर और पूना के अलग अलग बस्तियों के स्लम्स के बच्चों को वो जंगल में भेजते थे या रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं। फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट जो जंगल में उनकी आर्मी लड़ती थी जिसको PLGA बोलते हैं, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, उसको आर्म्स देना, एम्यूनिशन देना, जो चार्ज इनके ऊपर है वरवर राव जो मेन आइडियोलॉग है कि वो एम्यूनिशन बाहर से लाने की, आर्म्स प्रोक्योरमेंट का है ऐसे। तो ऐसा एक यूनाइटेड फ्रंट संयुक्त मोर्चा शहर में काम कर रहा है। और जो मैंने सेक्शंस बताया, आज युवा जो देश के भविष्य है, तो एक मैं उदाहरण आपने जो बोला वरंगल का, तो जो रेडिकल स्टूडेंट यूनियन नाम का जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता था यूनाइटेड आंध्र में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वो सभी कॉलेजेस में, सभी आंध्र के यूनिवर्सिटीज़ में इतना एक्टिव था कि उस एक संगठन से 18 सेंट्रल कमेटी मेंबर बने CPI माओइस्ट के। तो हमने हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो पुलिस ऑफिसर से उनके बात किया, तो उन्होंने करीब करीब उस समय तो CPI माओइस्ट UAPA में बैन नहीं था, तो वो तो 2009 में बैन हुआ जब अपना चिंतलनार का हाँ नहीं 2004 में CPI माओइस्ट बना। तो और आपने जैसे सही कहा पीपल्स वार ग्रुप और MCC था, लेकिन जो स्टेट ने उन्होंने पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट बनाया, आंध्र प्रदेश पब्लिक सिक्योरिटी और तेलंगाना पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, जो छत्तीसगढ़ में भी है, जो पहले मध्य प्रदेश पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट थी, तो उस एक्ट के तहत उन्होंने 4000 के करीब केसेस दाखिल किए और जो ये लीडर्स थे उनके सहयोगी, तो उनके ऊपर केसेस दाखिल किए या लीगल कार्रवाई की और लोगों को प्रोपेगेंडा साइऑप्स किया, उसमें दिखाया कि ये जो अर्बन के लीडर्स हैं इनके बच्चे तो US में पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, और ये आपको यहाँ पे ये कहानी बता रहे हैं, इनके बच्चे तो वहाँ फॉरेन में। तो उन्होंने ऑन लीगल फ्रंट या प्रोपेगेंडा और फिर जो ऑपरेशंस तो जंगल में किए, तो उसी तरह अब महाराष्ट्र ने भी, क्योंकि महाराष्ट्र हैज़ एमर्ज एज महाराष्ट्र इज अर्बनाइज स्टेट, तो सबसे ज़्यादा जो अर्बन के जो फ्रंटल संगठन है वो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में अभी छत्तीसगढ़ के लाइन के ऊपर हमारी महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट दाखिल किए। तो मुझे लगता है एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई करने के बाद, क्योंकि UAPA में आप कोई कार्रवाई करते या हमारे जो पुराने एक्ट थे उसमें कार्रवाई करते जाते थे तो वो जुडिशरी से उनको रिलीफ मिलता था। तो जो कठिनियाँ ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम्स आते थे, तो एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा, हम इस साल जो 75th ईयर ऑफ हम संविधान का मना रहे हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, तो हमें यह करना चाहिए कि लास्ट 75 ईयर्स में हमने क्या क्या अचीव किया। हमने जो भी सबसे बड़ी से बड़ी इंसर्जेंसी थी, मिजोरम इंसर्जेंसी थी, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, सब हमने अपने संविधान के दायरे में उसका सोल्यूशन निकाला है। ऐसा कोई इशू नहीं है जो अपने संविधान के दायरे में सॉल्व नहीं हो सकता। और मैं हर जगह जाके बताता हूँ कि जो बाबा साहब ने पेन के माध्यम से जो क्रांति की है वो सबसे बड़ी क्रांति है, और जो संविधान के रूप में उन्होंने देश को दिया, और मुझे लगता है इस देश को किसी माओ की ज़रूरत नहीं है। जो बाबा साहब ने संविधान दिया है वो हमारे लिए बड़ा एक फाउंडेशन है, और उसी के तरह हम आगे 2047 में विकसित भारत बनने वाले हैं। थैंक यू। तो माओ की आवश्यकता नहीं, बाबा साहब का संविधान सारी क्रांति के या बदलाव के रास्ते को हमें प्रशस्त करता है। लेकिन संजीव जी, इसमें शिक्षा संस्थानों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि रिक्रूटमेंट होता है तो शिक्षा संस्थानों से, और वही अर्बन माओइज्म के रिक्रूटमेंट के सेंटर बनते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसका दूसरा पक्ष जो है, जिसके बारे में आपने पहले उत्तर में इशारा किया था, कि एक गैप होती है एस्पिरेशंस की, स्किल सेट की और सिस्टम को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की, और उसका भी ये फायदा उठाते हैं। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का विकसित छत्तीसगढ़ की इस यात्रा में क्या रोल देखते हैं टू फिल दिस गैप, जिसको आपने कहा कि 60% पॉपुलेशन 20% GDP का कंट्रीब्यूशन दे रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और अब जब आप मिनरल्स में, AI में, इंफ्रास्ट्रक्चर में नई अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं,
तो यू विल हैव टू ट्रेन पीपल डिफरेंटली। तो ऐसे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्किल डेवलपमेंट और उसमें समाज, इसमें आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का एज अ आईआईएम के डायरेक्टर क्या रोल देखते हैं, और इनफैक्ट व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस इन कंट्रीब्यूटिंग विजन फॉर छत्तीसगढ़ 2047? प्रफुल्ल जी, मैं 2 पार्ट्स में इसका आंसर दूंगा। पहला कि राज्य को चाहिए क्या है, तो सबसे पहला तो मैंने आपसे शेयर किया इंडस्ट्री, हमारा कंट्रीब्यूशन 45% है, बट अनफॉर्चुनेटली ये रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का है। और अगर हम लोग अपने फिस्कल को भी देखें तो हम लोग 3.5 to 4 डेफिसिट मैनेज कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। बट ये कहाँ से, फिस्कल रेवेन्यूज हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं? मेजर टाइम छत्तीसगढ़ के रेवेन्यूज आ रहे हैं माइनिंग रॉयल्टी से। और माइनिंग रॉयल्टी से आने की एक वल्नरेबिलिटी होती है कि जैसे जैसे कमोडिटी डिमांड वेरी करेगी ग्लोबली, वैसे हम लोग रिस्क में अपने आप को डालते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा थॉट ये है कि राज्य को इमीडिएटली व्हाट वी शुड डू इज, हम लोग को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होगा इंडस्ट्री को भी। चाइना जैसे कंट्री ने क्या किया, जहां जहां माइनिंग है, माइनिंग लीजेस होते हैं, उन लोगों के साथ कोगुलेट किया है कंडीशन को दैट यू हैव टू एंटर इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी मैन्युफैक्चरिंग आल्सो। और ये राज्य के लिए बहुत जरूरी है आज की तारीख में भी। व्हाई वी आर ओनली टॉकिंग स्टील, व्हाई नॉट डिफरेंट एलॉयज? पहला केस, स्टील का डिमांड अगर ऊपर नीचे होता है, अगर हमारे पास और स्पेशलाइज्ड एलॉयज होंगे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बेस बनेगा हमारे लिए, सो वी विल बी एबल टू क्रिएट जॉब्स एंड वेरी इंपॉर्टेंटली न्यू स्किल एंड प्रोस्पेरिटी। अब क्वेश्चन आता है कि इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है। सो देन देयर इज आईआईटी इन छत्तीसगढ़, वी हैव एनआईटी इन छत्तीसगढ़, वी हैव वी कैन एस्टेब्लिश, द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ कैन एस्टेब्लिश joint research centers to identify what can be the innovative uses and applications out of steel itself. इसी तरह से पूरे ग्लोबल हमारे रिसर्च पॉइंट्स और रिसर्च पॉइंटर्स बनते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हमारी यहाँ क्या आती है सर, कि छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड है। कुछ लोग बोलते हैं ये हमारा घाटा है कि हमारे पास कोस्ट नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पास 7 राज्य हमारे नेबर्स हैं, और 7 राज्य नेबर होने के कारण हमारे पास 40% भारत की जो पॉपुलेशन है उसका हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर सेंट्रॉइड मीडियन स्टडीज को देखें तो हमारे पास 2 जिले ऐसे हैं जिनको हम फ्रीएट कॉरिडोर और फ्रीएट हब बना सकते हैं, जो शायद महाराष्ट्र के पास भी नहीं है और जो उड़ीसा के पास भी नहीं है। और एक है राजनांदगांव और दूसरा है महासमुंद। महासमुंद से हम पूरा कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट को कैप्चर कर सकते हैं, और नागपुर से आगे तक की बेल्ट को हम लोग राजनांदगांव से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हम लोग को वेरी करना होगा। और यहाँ फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस, इसके लिए वी कैन ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग रिसर्च प्लान्स, प्रपोजल्स एंड ऑल, जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। राज्य के साथ हमारा एमओयू है, राज्य के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो दिस इज द सेकेंड थिंग वी डू। थर्ड इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था, एग्रीकल्चर का क्राइसिस है। उससे बड़ा एग्रीकल्चर में एक क्राइसिस है हमारा कि 80% ऑफ द फार्मर्स who are there in छत्तीसगढ़, out of the total 60% which is contributing, वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे साइज के फार्मर्स हैं। They cannot independently work at all. उनके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग के लिए कोऑपरेटिव्स बनाएं, और पल्स राइस से चेंज होके हम लोग प्रोटीन में जाएं, पल्सिस में जाएं, न्यूट्रास्यूटिकल्स में जाएं, इन सब के लिए। इसके लिए राज्य के पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इसके लिए हमारे पास एनआईटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इस तरह के सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके साथ नाउ इट इज हाई टाइम की स्टेट गवर्नमेंट अपने रिसर्च सेंटर्स एस्टेब्लिश करे और दोनों पर प्रेशर हो, स्टेट गवर्नमेंट पर भी प्रेशर हो और सेम इज द इंस्टीट्यूट्स को भी प्रेशर हो। फाइनली मेरे को लगता है कि तब तक पॉसिबल होगा जब हम गवर्नेंस को भी हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स की है कि हम लोग कितना स्कीम्स को टारगेट बनाते हैं, कितने जनधन योजना में टारगेट कर दिए, कितने हमने किसान क्रेडिट कार्ड्स दे दिए, मैतारी बंधन योजना कितनों को दे दिया। हम लोग आउटपुट ओरिएंटेड नहीं है। वी नेवर सी किसान क्रेडिट कार्ड में जितना पैसा ट्रांसफर होता है उसका क्या हुआ, और ये सारे इंपैक्ट एनालिसिस वगैरह भी हम लोग कौन कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उसके लिए कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वेयर वी आर टू वर्क नाउ, इनके लिए हम लोग को फ्रेमवर्क चाहिए होता है, पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए होता है। जैसे आईएम रायपुर इस समय ईएसजी फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहा है बहुत सारे राज्यों के लिए, तो मैं चाहूंगा कि इस राज्य छत्तीसगढ़ राज्य भी हमारे साथ इस तरह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में आए एंड वी क्रिएट द फ्रेमवर्क सो दैट हम लोग कार्बन कैप्चर, कार्बन यूटिलाइजेशन और कार्बन ट्रांसफर, इन चीजों को हम लोग वर्क कर सकें। तो मेरा सभी लोग से ये सोच है
कि IIT हो गया, एम्स हो गया, NIT हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गए जितने भी, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी है, वी हैव टू वर्क एज अ रिसर्च हब, वी हैव टू वर्क एज अ व्हाट यू कॉल कंसल्टिंग हब। जितनी सरकार, राज्य सरकार की यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, they cannot be expected to depend on funds from the government unless until they create some benefit out of that. So ये रोल तो हमारा निश्चित है और हम लोग को ही समझना है। अब इसके अगले सत्र में जब छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे तो उनको भी इस संदर्भ में और प्रश्न पूछेंगे कि वो शिक्षा संस्थानों को इस सारे बदलाव की स्थिति में कैसे ये कर रहे हैं। लेकिन विनय जी, मैंने आपको जैसे पूछा था कि एक टैक्टिकल अलायंस बनता हुआ दिख रहा है और आपका PFI पर बहुत बड़ा काम है। आपने पंजाब में जो एक प्रयास प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमले का हुआ था उसको लेकर भी, चाहे झारखंड का नेटवर्क हो, चाहे वो दिल्ली दंगों वाला नेटवर्क हो, उस पर भी काम किया है। देयर इज अ टैक्टिकल अलायंस दैट यू फाइंड बिटवीन माओइस्ट एंड द रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट। तो ये सिक्योरिटी चैलेंज कितना बड़ा है और हमको इसको कैसे डील करना चाहिए? थे कि संदीप पाटिल जी यहाँ हैं। संदीप पाटिल जी भीमा कोरेगांव केस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसके पार्ट थे। तो आप तो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट थे, लेकिन हम जैसे लोगों ने चार्जशीट पढ़ा है। चार्जशीट बड़ा ज्ञानवर्धक है। अब टैक्टिकल यूनिटी क्या है समझ लीजिए कि CPI माओइस्ट का एक मेंबर वो JNU में पढ़ता है। एक का नाम है सिराज अहमद, दूसरे का नाम है रोना विल्सन। रोना विल्सन MPhil कर रहा है साहब, और MPhil का डिजर्टेशन टाइटल क्या है उसका? इंडिया वेदर कॉलोनियल, नियो कॉलोनियल और फ्यूडल। भारत सरकार की सब्सिडी से भारत सरकार के खिलाफ 3 ऐसे अपशब्द उगड़ता है और अपने MPhil में प्रूव करता है कि इंडिया इज कॉलोनियल, नियो कॉलोनियल, फ्यूडल। अब उसका संबंध जो है, रोना विल्सन और सिराज अहमद CPI माओइस्ट के मेंबर है, उसका संबंध कहां है भाई? झारखंड में। फादर स्टेन स्वामी। फादर स्टेन स्वामी क्या है? क्रिश्चियन मिशनरी हैं साहब। ये दोनों का संबंध। और तीसरा, एक पत्र आप ही के यहां से गया था झारखंड सरकार को कि बसंता कुमारी GN साईं बाबा की पत्नी और अंजनी कुमार मल्ल, ये 2 नाम के व्यक्ति CPI माओइस्ट और PFI के बीच में लाइजनिंग कर रहे थे कि दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, और सफल होता है। कलकत्ता में एक CPI माओवादी की मीटिंग होती है और PFI का जनरल सेक्रेटरी जाके पार्टिसिपेट करता है। तीनों 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी। PFI रेडिकल इस्लामिस्ट है, CPI माओइस्ट रेडिकल कम्युनिस्ट है, और तीसरे साहब वो तो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं। लेकिन तीनों का संबंध, और तीनों एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो संबंध क्यों होता है? अच्छा, हमारे झगड़े हैं, बाद में निपट लेंगे। हमारा कॉमन जो दुश्मन है, कॉमन दुश्मन कौन है? इंडियन स्टेट है, मोदी है, भाजपा है, RSS है। तो हम सब लोग मिल करके पहले इनसे निपट लें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भीमा कोरेगांव के इन्वेस्टिगेशन में आप देखेंगे तो लगातार है। कैंपसेस का जिक्र आया अभी। भीमा कोरेगांव इन्वेस्टिगेशन में 100 बार तो जिक्र JNU का और DU का आया है। तो ये जो टैक्टिकल यूनिटी है और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, तो अब आने वाली लड़ाई लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क की होने वाली है। और उसमें अभी तक तो हम निश्चिंत हो जाते थे कि संदीप पाटिल जी है ना, पुलिस वाले हैं भाई, आतंकवाद बढ़ रहा है, उग्रवाद बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो हम संदीप पाटिल जी पर थोप देंगे कि भाई आपका काम है। लेकिन जंगल का माओवाद खत्म होने के बाद यह भेद मिट जाएगा। अर्बन फॉर्मेट ऑफ जो नक्सलिज्म है या शहरी जो माओवाद है या जो कल्पना जिसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एक सिविलियन के नाते मेरी भी उतनी ही जिम्मेवारी होगी, एक इंस्टीट्यूशनल हेड के नाते पराशर सर की भी उतनी ही जिम्मेवारी होगी, एक मीडिया हाउस के हेड के नाते आपकी भी उतनी जिम्मेवारी होगी जितनी संदीप पाटिल जी की होगी। ये जिम्मेवारी पट जाने वाली है। तो इसीलिए अब हम इनके खाते डाल करके बच के निकल नहीं सकते, ये अंतर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी।
तीनों पैनलिस्ट अपने पास ऐसे हैं जिनको चाहे वो सुरक्षा हो, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो और उसके इंटरस्टेट डायमेंशंस हो, उस पर बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हमारे बीच में आ चुके हैं और अगले सत्र में उनको हमको सुनना है। तो अभी तीनों पैनलिस्ट, संदीप जी तो स्पेशली आज नागपुर से आए इस सत्र के लिए, विनय जी हमारे मित्र है, पुराने ऑर्गेनाइजर के कॉलमिस्ट है, लेकिन दिल्ली से इस सत्र के लिए आए, और संजीव जी अपनी व्यस्ततम जिम्मेदारियों में से इस सत्र में सहभागी होने के लिए आए। तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इस सत्र के हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए तीनों पैनलिस्ट को तालियां बजाकर एक बार हम सब लोग अभिनंदन करेंगे। और अगले सूत्र सोनम जी के पास।